जॉर्ज, और आउट स्पोकन साफ सुथरा आदमी, खुल के बात करने वाला, पूरे सिस्टम को धेड़ देता है। ना वो टोरी पार्टी का है, ना वो लेबर पार्टी का, ना वो उन दोनों पार्टी से अलग उसने तीसरी पार्टी बनाई, लेकिन उस बेचारे को ना बोलने देते, ना निकलने देते, ना सामने आने देते, इस बात के बावजूद कि स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूंसी लंदन में उसकी है और वो चाहे तो और उसकी आवाज को इस तरह दबा दिया जाता है। इसी तरह रॉन पॉल इस दोनों सिस्टम से जो बनाए गए थे, जो अमेरिका में सिस्टम बना हुआ, उसमें एक तीसरी आवाज थी जिसने वक्त के ज़ायनिस्ट बैंकिंग सिस्टम, कॉर्पोरेट इंडस्ट्रियल एम्पायर को चैलेंज किया। उसने कहा फेडरल रिजर्व बैंक जो है करप्ट है, इसको ऑडिट होना चाहिए और अमेरिका को वापस गोल्ड स्टैंडर्ड्स पे जाना चाहिए। बैंकिंग सिस्टम को चैलेंज किया, उसको ऐसे गायब कर दिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में जिक्र ही कोई नहीं रॉन पॉल का। हालांकि तमाम मीडिया की पार ही उनके पास, हालांकि ओबामा के मुकाबले पे खड़ा था वो, और पाकिस्तान में दुनिया में किसी ने उसका नाम ही नहीं सुना था। टोटल ब्लैकआउट कर दिया उसको मीडिया से, टोटल ब्लैकआउट। सो द पॉइंट वी आर ट्राइंग टू कन्वे टू यू इज, दूसरी बात, अगर डेमोक्रेसीज की हिस्ट्री देखें आप, कहने को ये जमहूरियत होती है, दुनिया में कहा जाता है कि नो टू डेमोक्रेसीज गो टू वॉर, लिहाजा डेमोक्रेसी बहुत अच्छा है, दुनिया में डेमोक्रेसी फैल जाएगी तो दो मुल्कों में कभी जंग नहीं होगी। इससे बड़ी खुराफात दुनिया में कभी नहीं सुनी गई। यानी जितना जुल्म और सितम, जितनी क़यामत दुनिया में बर्पा जमहूरियत ने की है, डेमोक्रेसी ने की है, उतना तो चंगेज खान ने भी नहीं किया। 1945 के बाद से अगर आप ले लीजिए, और उससे पहले भी पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम में जो जुल्म और सितम इंग्लैंड ने और अमेरिका ने किया, एटम बम डेमोक्रेसीज ने गिराए दुनिया पे। अगर उस और दूसरी जंग अजीम के बाद से आज तक 20 करोड़ इंसान तो अनरिकॉर्डेड है कि जो ये विनलेस वॉर्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस जिसे कहते हैं, कहीं पे ये पैसों के जरिए, कहीं पे फंड कंट्रोल का, IMF के जरिए, वर्ल्ड बैंक के जरिए कहत बर्पा करके, जंगें करवा के, मुल्कों में फूड सप्लाई कंट्रोल करके जो दुनिया में जंगें बर्पा करवा रहे हैं, पूरी दुनिया पे जो अमेरिका का 21st सेंचुरी का एजेंडा है, अमेरिका तो डेमोक्रेसी है ना, सही, तो दुनिया में करोड़ों इंसानों को जो कत्ल किया है इसने, डेमोक्रेसी ने किया। दैट मींस द डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि पूरी दुनिया पे कत्ल और गारत करने के लिए लाइसेंस मिल जाता है इनको। अपने आप को सफेद चादर ओढ़ के कहते हैं कि हम तो दूध के धुले, डेमोक्रेसी हमारे पास है, मगर पूरी दुनिया में जो कयामत और फसाद इन्होंने डेमोक्रेसी के नाम पर मचाया। और अगर आप एक बात और नोट करें, डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप जो कि कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म की बुनियाद पर खड़े हुए हैं, बुनियादी तौर पर दोनों इकोनॉमिक मॉडल्स हैं। कम्युनिज्म भी इकोनॉमिक मॉडल है, कैपिटलिज्म भी इकोनॉमिक मॉडल है। दोनों के पीछे वही ज़ायनिस्ट बैंकर्स हैं, दोनों का ओरिजिन वही है। यानी अगर आप जितना जुल्म सितम स्टालिन के बाद और उससे पहले सोवियत रशिया ने किया, रूस ने जो जुल्म सितम दुनिया में मचाया, जो डिक्टेटरशिप ने जुल्म मचाया, दुनिया में तबाही बर्बादी फैलाई, चाहे वो ईस्टर्न यूरोप में हो, सेंट्रल एशिया में हो, अफगानिस्तान में हो, उतना ही जुल्म कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसीज ने भी किया। अफगानिस्तान पे इन्वेजन, इराक पे इन्वेजन, पूरी दुनिया में करोड़ों इंसानों की तबाही बर्बादी, पूरा अफ्रीका तबाह हो रहा है एड्स से। वो एड्स वायरस जो उन्होंने लेबोरेटरी में पैदा करके रिलीज किए, क्योंकि पूरे अफ्रीका की आबादी को इन्होंने कम करना था, करोड़ों अरबों रुपए डॉलर्स की दवाइयां बेचनी थी, रेट्रोवायरल ड्रग्स इन्होंने अफ्रीका में, और चूंकि ये दवाइयां सिर्फ यूरोप तैयार करता है, इनकी फार्मास्यूटिकल बड़ा बड़ा इंडस्ट्री माफिया कंट्रोल करता है, तैयार करता है, लिहाजा अब ये अपनी ड्रग्स महंगे दामों अफ्रीका में बेच रहे हैं, एड्स को फैला के, कि जहां पे कीड़े मकोड़ों की तरह, मक्खियों की तरह इंसान मर रहे हैं। और ये सारा जुल्म, फूड सप्लाईज कंट्रोल करना, दवाइयां कंट्रोल करनी, दुनिया में जंगें बर्पा करना, ये आजकल की मॉडर्न डेमोक्रेसीज कर रही हैं। अब आपको समझ में आएगा इकबाल का वो अल्फाज कि जिसको तुम आजादी की नीलम पर ही समझते हो ना, जुल्म और इस्तबदाद का देव है जो पांव मारता चला आ रहा है। तुम लोगों को पता नहीं है कि होगा क्या तुम्हारे साथ इन डेमोक्रेसीज के नाम पर। और दूसरा, पाकिस्तान को तोड़ने का सबसे आसान तरीका यह है कि यहां जमहूरियत ले आया जाए, क्योंकि अगर ऐसी जमहूरियत जिसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, देखिए पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, हम आपको साफ बात बताते हैं, सबसे बड़ी मुनाफिकत इस पूरे हमारे इस जुडिशियल सिस्टम की, हमारे इस इकोनॉमिक सिस्टम की, हमारे इस पॉलिटिकल सिस्टम की क्या है। पाकिस्तान के आइन में, सब कॉन्स्टिट्यूशन चीखते हैं ना, आइन नाफिज कर दीजिए, 73 का आइन, 74 का आइन। इस आइन में दो क्लॉजेज हैं, आर्टिकल 63, 64। ये दो क्लॉजेज डिफाइन करते हैं कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कौन लोग अंदर जा सकते हैं। यानी फंड, आप एक ड्राइवर भी रखते हैं तो एक उसका क्राइटेरिया होता है ना, कितने साल सर्विस हो, इतना एलिजिबिलिटी उसकी होती है, बिल्कुल एक एलिजिबिलिटी है ना। आप किसी कंपनी का डायरेक्टर भी लगाते हैं तो 50 इंटरव्यू करने के बाद ये तो फिर एक मुल्क का, ये तो मुल्क चलाने की बात हो रही है। वुज़रा बनेंगे, मिनिस्टर्स बनेंगे, कैबिनेट बनेगी, प्राइम मिनिस्टर बनेगा, सदर बनेगा। तो उसके लिए हमारे जो बड़े, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसकी एक विजडम रखी। उन्होंने क्या किया कि आर्टिकल 63 और 64 जो बुनियादी तौर पर इस्लामिक आइडियोलॉजी, इस्लाम की नजरियाती तसव्वुरात के ऊपर मबनी करके रखे गए हैं कि पाकिस्तान की जमहूरियत में वो आदमी पार्लियामेंट में जा सकता है जो इन शराइत को पूरा करे। यानी उन शराइत को अगर पढ़िए, उसके मुताबिक 5 वक्त का नमाजी हो, कलमा तैयबा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात पूरा करता हो, हराम ना खाता हो, बैंकों से कर्जे लेके माफ ना कराए वो, पाकिस्तान और इस्लाम की आइडियोलॉजी पे यकीन रखता हो, उसकी जिंदगी नापाक, पलीत, हराम चीजों से मुलव्विस ना हो, साफ सुथरा अच्छा मुसलमान हो, मुत्तकी हो, खलीफा का एक इमेज बनता ही है, मुत्तकी हो। ये क्राइटेरिया 63 और 64 में दिया हुआ है।
یہ لوگ سارے قسم کھاتے ہیں اس کے اوپر کہ جی ہم ہم اسلامی کانسٹیٹیوشن کو قائم کرنا چاہتے ہیں, جمہوریت ہونی چاہیے, مگر سارے ان آرٹیکل 63 اور 64 کو ایسے پرے کر دیتے ہیں جیسے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا.